नमस्कार मंडली। सीएसएस का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं टेक्स्ट एंड फॉन्ट स्टाइलिंग। सीएसएस में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसका यूज़ करके आप टेक्स्ट को साइज़ बढ़ा सकते हो, उसका कलर दे सकते हो, उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलो, तो पहला हम लोग देखने वाले कलर। तो चलते हैं डायरेक्टली वीएस कोड में, ठीक है? एंड यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं लाइव प्रीव्यू। ऑलराइट गाइस, नाउ यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक H1 टैग, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं स्टाइल टैग, ठीक है? H1 टैग के अंदर लिख देता हूँ दिस इज़ हेडिंग। ऑलराइट, नाउ मुझे इसको कलर देना है, ठीक है? इसका कलर चेंज करना है। सिंपल, हम जाएँगे स्टाइल में और यहाँ पे मैं H1 एज़ अ सिलेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे ले लेते हैं प्रॉपर्टी कलर। कलर एक प्रॉपर्टी होती है, COLOUR नहीं होता है, COLOR इसका स्पेलिंग होता है। और सीएसएस में यहाँ पे 3 या 4 डिफरेंट टाइप से आप कलर दे सकते हो। पहला तो आप कलर का डायरेक्टली नेम मेंशन कर सकते हो, जैसे कि रेड, ब्लू ये सब। सपोज़ मुझे रेड देना है तो मैं रेड कलर मेंशन करता हूँ। यहाँ पे देखो इसका कलर रेड हो गया, ठीक है? और दूसरा कलर यहाँ पे अगर चूज़ करना है तो देखो यहाँ पे वीएस कोड में ऐसा ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली यहाँ से चूज़ कर सकते हो, डिफरेंट कलर भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है? और इसमें जैसे दूसरा कलर देना है तो उसका नाम मेंशन कर दोगे, ऑटोमेटिक ये कलर आ जाएगा, ठीक है? और कौन-कौन से तरीके होते हैं सीएसएस में कलर देने के? तो दूसरा तरीका होता है यहाँ पे देखो आरजीबी कलर। आरजीबी कलर क्या होता है? तो आरजीबी कलर देखो, जितने भी कलर होते हैं 3 कलर से मिलके बन कोई भी कलर ले लो, तो 3 कलर से मिलके बनते हैं। पहला रेड होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर ब्लू। ये 3 कलर से ही मिलके सारे कलर बनते हैं, राइट? आरजीबी कलर कैसे दिया जाता है? देखो, आर मतलब रेड, जी मतलब ग्रीन और बी मतलब ब्लू, ठीक है? तो ऐसे आरजीबी ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर यहाँ पे रेड का वैल्यू देना है आपको, फिर यहाँ पे ग्रीन का वैल्यू देना है, यहाँ पे ब्लू का वैल्यू देना है और सब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और ये भी 0 से लेके 255 के रेंज में होगी, ठीक है? अगर आपने वैल्यू 0, 0, 0 तीनों दिया तो जो ये कलर रहेगा ये ब्लैक बनेगा। अगर आपने सब में 255, 255, 255 दिया तो सब में ये कलर बन जाएगा, व्हाइट बन जाएगा, ठीक है? तो 0 से लेके 255 तक ही यहाँ पे आप रेंज दे सकते हो। देखो यहाँ पे 0 से लेके 255 का ही रेंज से ही सारे कलर बनते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो अगर मैं ये रेड और ग्रीन का वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो कलर है वो भी चेंज हो रहा है, राइट? तो ऐसे ही आप कलर डिफरेंट कलर बनाते हो ये तीनों कलर का यूज़ करके, ठीक है? तो अगर मैं ये वाला कलर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे आपको लिखना है आरजीबी एंड यहाँ पे डिफरेंट जो भी तीनों कलर की वैल्यू देनी है आपको न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पे देखो इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है? इसमें ना एक और यहाँ पे अभी सिर्फ़ 3 ही आपने देखा, रेड, ग्रीन, ब्लू, लेकिन इसके अलावा एक और होता है आरजीबीए। ए मतलब होता है अल्फ़ा, ठीक है? ए मतलब क्या होता है? अल्फ़ा। यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं आरजीबीए बोलते हैं, देखो ऐसा। आरजीबी ये मतलब होता है अल्फा। अल्फा मतलब क्या होता है? सपोज़ करो कि आपको बैकग्राउंड कभी ट्रांसपेरेंट करना हो, मतलब ओपेसिटी कम करना हो, तो अल्फा मतलब ओपेसिटी होता है। ये 0 से लेके 1 के बीच में नंबर होता है, ठीक है? तो ये इससे क्या होता है, जो कलर की ओपेसिटी होती है वो कम ज़्यादा होती है। ऑलराइट? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाला कलर देना है, तो याद रखना आपको यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा, आरजीबी ए लगाना पड़ेगा, तब आप अल्फा यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉमा देके 0 पॉइंट सपोज़ मैं 5 देता हूँ, तो देखो ये कलर का जो ओपेसिटी है वो कम हो गया है। ऑलराइट? तो ये हो गया आरजीबी कलर। उसके बाद नेक्स्ट कलर आता है आपका हेक्स कलर। हेक्स कलर क्या होता है? तो आपने सुना रहेगा हेक्स वैल्यू, हेक्साडेसिमल वैल्यूज़। हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ क्या होती हैं? 0 से लेके आपका एफ तक नंबर्स होते हैं, मतलब 16 नंबर होते हैं जिससे और भी नंबर आप बना सकते हो। तो 0 से लेके एफ तक नंबर होते हैं, ठीक है? जी हाँ, हेक्साडेसिमल में ए, बी, सी, डी, ई, एफ ये सब भी नंबर्स होते हैं, ठीक है? तो इससे मिलके कलर बनता है। तो यहाँ पे 3 नहीं 6 होता है एक्चुअली। 1, ठीक है, ये 2 हो गया, 2 ये हो गया, 2 हो गया। टोटल मिला के 6 कॉम्बिनेशन से मिल के बनता है। तो पहले 2 जो रहेंगे वो रेड कलर रहता है, दूसरा जो रहता है 2 वो ग्रीन होता है और उसके बाद होता है ब्लू होता है। ठीक है? इससे ही मिलके सारा कलर बनता है। ऑलराइट? इसमें अगर आपने दे दिया 0, 0, 0 पूरा 0, 0, 0 दे दिया तो ये होगा आपका ब्लैक कलर और पूरा एफ, एफ, एफ दे दिया। एफ, एफ मतलब 16 होता है हेक्साडेसिमल में। सॉरी 15 सॉरी 15 होता है, ठीक है? 0 से स्टार्ट होता है तो 15 होता है। ठीक है? तो अगर आपने एफ, एफ से स्टार्ट किया तो ये हो जाएगा व्हाइट कलर, मतलब सब कुछ एफ, एफ दे दिया तो व्हाइट कलर बन जाएगा। ठीक है? इसके बीच में अगर कुछ भी कॉम्बिनेशन आप बनाते हो तो ये आपका अलग-अलग कलर बनेगा। ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रेड की वैल्यू इसने एफ, एफ दिया है, फिर यहाँ पे 63 दिया है, 47 दिया है। अगर मैं इसको कम ज़्यादा करता हूँ देखो कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं ये कलर उठाता हूँ और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, देखो ये ऑरेंज हो गया। ठीक है? ये हो गया आपका हेक्स कलर। उसके बाद एक और आता है एचएसएल कलर। एचएसएल मतलब क्या होता है? एच का मतलब होता है ह्यू, ह्यू मतलब कलर की वैल्यू। एस मतलब होता है इसमें सैचुरेशन, मतलब कलर का इंटेंसिटी, ठीक है? और इसके बाद एल मतलब होता है लाइटनेस, यानी कि उसका ब्राइटनेस कितना रहेगा, ठीक है?
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो, ये है आपका एचएसएल कलर, ऐसे लिखा जाता है। इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँ अगर यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये रेड कलर बन गया। तो इसमें जो 0 है, ये आपका बन गया एच, मतलब ह्यू की वैल्यू, ह्यू मतलब कलर की वैल्यू। अगर देखो यहाँ पे 0 देते हो तो रेड कलर बनता है, यहाँ पे सबका देखो वैल्यू दिया है। अगर आप ये वैल्यू कहाँ 0 से लेके 360 के बीच में होगी। अगर जब 0 दोगे तो क्या बनेगा ये? रेड कलर बनेगा। अगर 120 दोगे तो ग्रीन कलर बनेगा, 240 दोगे तो ये ब्लू कलर बनता है। तो ये कलर की वैल्यूज़ हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे मैं इसको बढ़ाता हूँ देखो, तो ये कलर भी चेंज हो रहा है। ऑलराइट, उसके बाद आता है सैचुरेशन। सैचुरेशन जो होता है परसेंटेज में होता है, ठीक है? और उसके बाद आता है आपका लाइटनेस, ये भी परसेंटेज में होता है, ठीक है? ये वाली वैल्यू आप ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे करके देख सकते हो कि क्या हो रहा है। देखो सैचुरेशन में अगर कम कर रहा हूँ तो इसकी इंटेंसिटी, जो कलर की इंटेंसिटी है वो कम हो रही है, क्या? और इसको बढ़ा रहा हूँ तो कलर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जा रही है, बहुत ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है, राइट? लाइटनेस मतलब इसकी ब्राइटनेस कितनी रखनी है आपको, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो इसकी ब्राइटनेस मैं कम कर देता हूँ कलर की, ब्राइटनेस इसकी बढ़ा सकता हूँ। ज़्यादा ब्राइटनेस कर दोगे तो वाइट हो जाएगा, राइट? तो ये है आपका एचएसएल कलर। इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ और इसके अंदर भी एचएसएल मतलब अल्फ़ा वैल्यू होता है। इसके अंदर भी अल्फ़ा मतलब में भी आप जो ओपेसिटी है वो कम कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो एग्ज़ाम्पल दिया है। यहाँ पे एचएसएलए होता है, ए मतलब अल्फ़ा। यहाँ पे भी आप ओपेसिटी जो है कलर की वैल्यू, यहाँ पे कलर की कम और ज़्यादा कर सकते हो। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे ए लगा देता हूँ और यहाँ पे अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो दे देते हैं 0.5 दे देता हूँ मैं। ठीक है? तो यहाँ पे देखो तो ओपेसिटी थोड़ा कम हो गया। ऑलराइट, तो ये था कलर के फंडे। आई होप आपको समझ में आ गया। और ज़्यादातर क्या यूज़ होता है? ज़्यादातर आप देखोगे तो यहाँ पे हेक्स कलर यूज़ होता है और एचएसएल कलर मैंने देखा है, हेक्स और एचएसएल कलर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है? अगर आपको ब्राइटनेस, ओपेसिटी के साथ खेलना है तो ज़्यादातर आरजीबी मैंने देखा है यूज़ करते हुए लोगों को। ऑलराइट, तो ये हो गया कलर के फंडे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है? तो आप कलर यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो भी टेक्स्ट रहता है उसके फ़ॉन्ट को, साइज़ को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे पैराग्राफ लेता हूँ, एक पी टैग लेता हूँ, इसमें लॉरेम ले लेता हूँ, ठीक है? लॉरेम में मैं सपोज़ यहाँ पे मैं सपोज़ 30 ही, ज़्यादा नहीं, 30 वर्ड्स चाहिए मुझे। ऑलराइट? नाउ अगर मुझे इसका जो पैराग्राफ है इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो कैसे इंक्रीज़ करेंगे? सिंपली यहाँ पे जाना है आपको, मैं पी टैग ले लेता हूँ, ठीक है? एज़ अ सिलेक्टर आप क्लास भी बना सकते हो अगर आपको चाहिए तो। सिर्फ़ यहाँ पे आपको समझना है फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है। तो फ़ॉन्ट साइज़ करके प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? इसमें आप देखो ऑलरेडी प्री डिफाइंड कुछ वैल्यूज़ है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूज़ करता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज। देखो जैसे मैंने एक्स्ट्रा लार्ज किया, तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ गया, ठीक है? इसके अलावा आप इसमें जो वैल्यू है वो पिक्सल में भी दे सकते हो। इसके अलावा और भी यूनिट्स होती हैं जैसे कि पिक्सल होता है। तो मैं यहाँ पे इसको देता हूँ 30 पिक्सल। यहाँ पे देखो इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ गया। लेकिन पिक्सल में क्या प्रॉब्लम होता है? पिक्सल में प्रॉब्लम ये होता है कि चाहे आप कोई भी डिवाइस ले लो, चाहे आपको लैपटॉप में यूज़ करोगे, चाहे आप इसको मोबाइल में यूज़ करोगे, चाहे कित डिवाइस कोई भी हो, जो फ़ॉन्ट साइज़ आपने दिया 30 पिक्सल वो हर डिवाइस में सेम ही दिखने वाला है, ठीक है? तो इसके अलावा और भी यूनिट होती हैं जैसे कि यहाँ पे होता है एक ईएम, एक इसके अलावा होता है ईएम, फिर आरईएम, फिर इसके बाद परसेंटेज होता है, फिर वीएच होता है, ठीक है? तो पहले देख लेते हैं ईएम क्या होता है। ईएम क्या होता है? बेसिकली अगर मैं यहाँ पे सपोज़ करो, तो मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, डिव के अंदर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है? और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ पैरा, दैट्स इट। ऑलराइट, नाउ ये वाली प्रॉपर्टी निकाल देते हैं। नाउ मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे ये बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको, ठीक है? नाउ उसके बाद देखो ईएम क्या करता है, बेसिकली ईएम जो यूनिट होता है ये अपने पेरेंट के हिसाब से अपना साइज़ चेंज करता है, ठीक है? उसका जो पेरेंट का साइज़ रहेगा उसके हिसाब से वो अपना साइज़ चेंज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे पहले तो यहाँ पे ये जो पी टैग है, इसका एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है? इसको मैं देता हूँ चाइल्ड पी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ और इसका फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ। इसका फ़ॉन्ट साइज़ सपोज़ मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है? तो इसका देखो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ गया, या फिर थोड़ा-सा 40 पिक्सल लेता हूँ बड़ा, ठीक है? ना उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, अब इस जो पी टैग है इसका पैरेंट कौन है? ठीक है? इस पी टैग का पैरेंट कौन है? डिव टैग, ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं ये जो 40 पिक्सल है, ये पिक्सल की जगह पे ईएम लूँगा तो ये अपने पैरेंट के हिसाब से घटेगा और बढ़ेगा। पहले क्या करते हैं, जो पैरेंट है इसमें मैं फ़ॉन्ट साइज़ देता हूँ, ठीक है? मैं ऐसे स्टाइल करके यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ। आई होप आपको पता रहेगा। इन
इंटरनल सीएसएस कैसे लिखा जाता है, इनलाइन सीएसएस कैसे लिखा जाता है, राइट? तो यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया, सपोज़ करो कि 40 पिक्सल, सपोज़ यहाँ पे 50 पिक्सल दे दिया, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 50 पिक्सल दे दिया सपोज़ करो, या फिर 60 दे दे चलो, 60 पिक्सल यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा, राइट? लेकिन अब देखना यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ 40 की जगह पे इसको हटाता हूँ और इसकी जगह पे लिखता हूँ 1 ईएम, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे 1 ईएम किया, देखो यहाँ पे दिस इज़ पैरा। अब मैं इसको 1 ईएम की जगह पे 2 लिखता हूँ, ठीक है? आपको यहाँ पे अब 2 लिखता हूँ, देखो। मैं यहाँ पे 2 लिखा, इसका साइज़ बढ़ गया, राइट? अब देखो ये अपने पैरेंट से एसोसिएटेड कैसे है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 60 पिक्सल, राइट? इसको मैं 20 कर देता हूँ। मैं तो इसका साइज़ चेंज नहीं कर रहा हूँ। पैराग्राफ के यहाँ पे चाइल्ड जो पी है, इसका साइज़ नहीं चेंज कर रहा हूँ। मैं क्या किसका साइज़ चेंज कर रहा हूँ? इसका साइज़ चेंज कर रहा हूँ। देखो 20 पिक्सल है, इसको मैं पहले 60 था, 20 किया तो देखो साइज़ छोटा हो गया। इसको मैं 10 करता हूँ। देखो इसका साइज़ छोटा हो गया। तो ये जो ईएम होता है, ईएम यूनिट किसके ऊपर डिपेंड होता है? अपने पैरेंट के ऊपर डिपेंड होता है। क्या इसका पैरेंट का साइज़ जो रहेगा उसके हिसाब से ये बढ़ता है और घटता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पैरेंट का साइज़ कितना है? 10 पिक्सल, तो 1 ईएम का साइज़ कितना होगा? 10 पिक्सल, ठीक है? पैरेंट का साइज़ 10 पिक्सल है, तो 1 ईएम का साइज़ भी 10 पिक्सल होगा, ठीक है? 2 ईएम का साइज़ होगा 20 पिक्सल, 3 ईएम का साइज़ होगा 30 पिक्सल, मतलब वो जितना गुना बढ़ते जाएगा, ठीक है? जितना आप इसका पैरेंट का साइज़, जितना ईएम आप करते जाओगे उतना वो गुना बढ़ते जाएगा। 1 मतलब 10, 2 मतलब 20, ऐसा बढ़ते जाएगा, ठीक है? ये हो गया ईएम। इसके अलावा एक और होता है आरईएम। आरईएम क्या होता है? आरईएम यानी कि जो रूट के हिसाब से बढ़ता और घटता है। रूट मतलब क्या? जो एचटीएमएल, ये क्या हो गया? ये एचटीएमएल टैग जो होगा रूट एलिमेंट होगा। तो ये रूट एलिमेंट के हिसाब से बढ़ता है और घटता है, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो ब्राउज़र में क्या होता है, जो ब्राउज़र्स होते हैं उनका बाय डिफ़ॉल्ट रूट का ऑलरेडी साइज़ होता है। 16 पिक्सल जनरली होता है, स्टैंडर्ड होता है 16 पिक्सल। जो रूट होता है उसका साइज़ होता है 16 पिक्सल। अगर मैं इसको आरईएम कर दूँ, देखो इसको 1 ईएम है, इसकी जगह पे आरईएम कर देता हूँ, ठीक है? तो आरईएम करने के बाद देखो इसका साइज़, अब मैं अगर यहाँ पे 10 का 20 करूँ, ठीक है? या फिर यहाँ पे मैं 60 करूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखो उतना का उतना ही साइज़ है। क्यों? क्योंकि जो आरईएम है वो किसके हिसाब से बढ़ता है और घटता है? वो रूट के हिसाब से बढ़ता है। अब मैं रूट जो है इसमें सपोज़ करो मैं यहाँ पे स्टाइल लेके यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है? देखो यहाँ पे 20 पिक्सल देने पे इसका साइज़ बढ़ गया। अब यहाँ पे मैं देता हूँ 40 पिक्सल, देखो 40 पिक्सल देने पे इसका साइज़ बढ़ गया। तो आरईएम क्या होता है बेसिकली? रूट के हिसाब से बढ़ता है और घटता है। जो आरईएम यूनिट होता है वो रूट के हिसाब से बढ़ता है, घटता है। यहाँ पे 40 पिक्सल मतलब क्या हो गया? 1 आरईएम, ठीक है? अगर यहाँ पे 2 आरईएम करूँगा तो ये हो जाएगा डबल 80 पिक्सल, ठीक है? तो इसका साइज़ कितना हो गया? 80 पिक्सल हो गया, राइट? नाउ ये समझ में आया। इसके बाद एक और होता है परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? ठीक है? परसेंटेज बेसिकली यहाँ पे अगर मैं अ, यहाँ पे 2% देता हूँ, ठीक है? 2% में देखो ये गायब हो गया। 2% में क्या हो गया? गायब हो गया। अगर मैं यहाँ पे 100% देता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये आ गया। अब ये रूट के हिसाब से बढ़ रहा है कि पैरेंट के हिसाब से बढ़ रहा है? लेट्स सी। अगर मैं रूट का साइज़ कम करता हूँ, कुछ हुआ क्या यहाँ पे? नहीं हुआ। यानी कि ये किसके हिसाब से बढ़ेगा, घटेगा? पैरेंट के हिसाब से, ठीक है? तो यहाँ पे देखो अगर मैं ये जो पैराग्राफ का पैरेंट कौन है? डिव टैग। मैं इसका साइज़ कम करता हूँ। देखो इसका साइज़ भी कम। जो परसेंटेज होता है वो ईएम की तरह काम करता है, ठीक है? जो परसेंटेज होता है यूनिट वो भी ईएम की तरह ही काम करता है। लेकिन जैसे ईएम अपना पेरेंट्स के हिसाब से बढ़ता और घटता है, वैसे ही जो परसेंटेज है वो भी पेरेंट के हिसाब से घटता और बढ़ता है। यहाँ पे क्या होता है? 1% मतलब ऐसा नहीं कि 1 जैसे 1 ईएम इज़ इक्वल टू जो भी साइज़ यहाँ पे वो, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 100% इज़ इक्वल टू 20 पिक्सल। यहाँ पे अगर आपने 100% दिया तो इसका मतलब ये 20 पिक्सल के इक्वल है, ठीक है? मतलब जो भी पैरेंट का साइज़ रहेगा वो इसके इक्वल रहेगा, ठीक है? 100%। अगर यहाँ पे आपने 200% दिया, 200% मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 20 पिक्सल है तो डबल हो जाएगा। 200% मतलब 40 पिक्सल, ठीक है? तो इसके पैरेंट का साइज़ अगर 20 पिक्सल है, तो अगर आपने 200 पिक्सल किया तो मतलब डबल साइज़ 40 पिक्सल। ये होता है परसेंटेज। उसके बाद एक और होता है व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है? व्यू पोर्ट हाइट मतलब क्या होता है? वीएच, एक होता है वीएच, ऐसा व्यू पोर्ट हाइट, ऑलराइट? तो व्यू पोर्ट हाइट ये भी क्या होता है? यहाँ पे अभी व्यू पोर्ट मतलब पहले समझना पड़ेगा आपको। व्यू पोर्ट मतलब क्या होता है? जो भी आपकी स्क्रीन की करंट साइज़ होगी, जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो, जैसे मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो मोबाइल का जो भी अभी साइज़ है स्क्रीन का, जो भी हाइट और विड्थ है, वो व्यू पोर्ट हाइट और विड्थ बोलेंगे उसको।
जो आपका लैपटॉप है, करंटली मेरा ये जो लैपटॉप है, ये जो भी साइज़ का इसका जो भी हाइट और विड्थ है, वो उसको बोलेंगे व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है? और हम लोगों ने ये मेटा टैग में भी देखा था व्यू पोर्ट, ठीक है? जिसमें इनिशियल स्केल कितना है हम लोगों ने देखा था 1.0, मतलब व्यू पोर्ट के हिसाब से ये क्या होना चाहिए, घटना और बढ़ना चाहिए व्यू पोर्ट। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 1 वीएच, 1 वर्टिकल वीएच मतलब व्यू पोर्ट हाइट, 1 वीएच देने पे देखो ये कितना कम हो गया, ठीक है? यहाँ पे देखो ये कितना छोटा हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको देता हूँ 100 वीएच, ये गायब ही हो गया, गायब नहीं हो गया, बहुत बड़ा हो गया देखो, ठीक है? ये बहुत बड़ा हो गया अभी, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं देता हूँ 1 वीएच, चलो 1 वीएच ये हो गया। अब देखते हैं कि जो वीएच होता है, व्यू पोर्ट हाइट और विड्थ, ये किसके हिसाब से बढ़ता है, रूट के हिसाब से या पैरेंट के हिसाब से? मैं चलो 10 दे देता हूँ इसमें, ये देखो कितना बड़ा हो गया। चलो मैं इसका साइज़ कम कर, इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसका साइज़ बढ़ रहा है क्या? नहीं, मतलब रूट के हिसाब से तो नहीं होता है। चलो इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, इसका साइज़ बढ़ा क्या? नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये जो ये होता है, मैंने क्या बोला, व्यू पोर्ट के हिसाब से घटता बढ़ता है। ये पैरेंट और रूट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। आपका जो जो भी स्क्रीन का जो भी डिवाइस है उसका जो स्क्रीन का साइज़ होगा, जैसे घटेगा बढ़ेगा उसके हिसाब से ये भी घटेगा और बढ़ेगा, ठीक है? तो ज अगर आप इसको मोबाइल में यूज़ करोगे तो ये मोबाइल में छोटा दिखेगा। अगर आप इसको लैपटॉप में यूज़ करोगे तो बड़ा दिखेगा। अगर आप इसको मॉनिटर में देखोगे तो और बड़ा दिखेगा। तो मतलब जो भी विंडो का साइज़ रहेगा आपके, उसके हिसाब से ये घटेगा बढ़ेगा, ठीक है? तो ये व्यू पोर्ट हाइट और विड्थ है। ऑलराइट? चलो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है, वैसे हम लोग यूनिट अलग से देखने वाले हैं, ये तो मैंने सिर्फ फ़ॉन्ट साइज़ के लिए कवर कर दिया। यूनिट अलग से देखने वाले हैं कि उसमें हम लोग देखेंगे कैसे आप रिस्पॉन्सिव ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हो, अलग-अलग डिवाइसेज़ में कैसे दिखने वाली हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है आता है आपका, ये सब तो उन्होंने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट है फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली यानी कि अगर आपके फ़ॉन्ट का आपको स्टाइल चेंज करना है, यानी कि अगर दूसरा फ़ॉन्ट चाहिए आपको, तो कैसे चेंज कर सकते हो यूज़िंग फ़ॉन्ट फैमिली। तो चलो देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट, ठीक है? तो इसके लिए यहाँ पे मैं लेता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली, दैट्स इट, ठीक है? तो अब देखो इतनी सारी फ़ॉन्ट फैमिली मेरे यहाँ पे डिटेक्ट कर रही है वीएस कोड में, ठीक है? कुरियर न्यू, फिर इसके बाद यहाँ पे गिल सैंस और बहुत सारी ऐसी है देखो, ठीक है? तो ये आप कोई भी ऐसे ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कर्सिव, तो यहाँ पे देखो मेरा फ़ॉन्ट कर्सिव हो गया, ऑलराइट? उसके बाद और भी आपने देखा यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे ये वाला लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये मैंने लिया कुरियर न्यू, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, राइट? इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। लेकिन इसके अलावा ये कॉमा करके ये क्या है, कुरियर, मोनोस्पेस, ये सब की इतना सारा क्यों है? एक ही अप्लाई होना चाहिए ना। अगर मैं इसको निकाल दूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? लेट्स सी। तो निकाल दिया, कुछ फ़र्क पड़ा क्या? सेम ही दिख रहा है यहाँ पे, राइट? कुरियर न्यू जैसा ही दिख रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ क्यों हैं? तो देखो क्या होता है कि हर एक ब्राउज़र हर एक फ़ॉन्ट सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है? अब डिव क्योंकि यूज़र तो अपने-अपने हिसाब से ब्राउज़र यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि सब लोग क्रोम ब्राउज़र ही यूज़ करते रहेंगे, कोई मोज़िला यूज़ करता रहेगा, कोई अपने हिसाब से सफारी यूज़ करता रहेगा। सब लोग अपने-अपने हिसाब से ब्राउज़र्स यूज़ करते रहे। अभी आर्क ब्राउज़र आया है, तो सब लोग अपने-अपने हिसाब से ब्राउज़र यूज़ करते हैं, राइट? तो इसलिए क्या होता है कि मान लो कि कुरियर न्यू किसी ब्राउज़र में नहीं सपोर्ट करता रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉल बैक फ़ॉन्ट देते हैं। फॉल बैक फ़ॉन्ट मतलब क्या होता है, अगर ये किसी ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं करता है, तो हम लोग इसके अलावा भी ऑप्शन देते हैं कि आप ये वाला यूज़ कर लो। ये भी नहीं कर रहा है, तो ये वाला यूज़ कर लेना है। ठीक है? तो जनरली जो फॉल बैक मतलब अगर ये सपोर्ट नहीं करता तो उसके अलावा दूसरा आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? दूसरा इसके अलावा यूज़ कर सकते हो, ऑलराइट? तो जनरली जो फॉल बैक फ़ॉन्ट होते हैं, वो ऐसा फ़ॉन्ट दिया जाता है ताकि जो सारे ब्राउज़र मोस्टली सपोर्ट करते रहे, वो वाले फ़ॉन्ट दिए जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है, और एक चीज़ यहाँ पे देखो, इस पे इन सब पे डबल कोट्स नहीं है, इस पे डबल कोट्स क्यों है? तो देखो जभी भी फ़ॉन्ट के जो नेम है ना उसमें 2 वर्ड होते हैं। जब ये फ़ॉन्ट का जो नेम होता है वो 2 वर्ड से बनता है, तो उसको हम लोग डबल कोट्स में लिखते हैं। अगर इसमें भी 2 वर्ड होता है ऐसे कुछ, इसमें भी आपको ऐसे डबल कोट्स में इसको डालना पड़ता है, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया। फॉल बैक क्या होता है? फॉल बैक फ़ॉन्ट मतलब अगर ये सपोर्ट नहीं करेगा तो ये वाला यूज़ करेगा, ये सपोर्ट नहीं करेगा तो ये वाला यूज़ करेगा, जो भी ब्राउज़र यूज़ करोगे आप। तो इसके अलावा अगर आपको फ़ॉन्ट चाहिए, सपोज़ ये जो अभी अवेलेबल फ़ॉन्ट इधर दिख रहा होगा, इसके अलावा और भी फ़ॉन्ट चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अलावा, इतने ही फ़ॉन्ट दिख रहा है, इसके अलावा और कोई फ़ॉन्ट आपके वेबसाइट में यूज़ करना हो तो कैसे यूज़ करोगे? सिंपल आपको क्या करना है, ब्राउज़र में जाना है, सर्च करना है गूगल फ़ॉन्ट्स, एंड गूगल फ़ॉन्ट्स में आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाएँगे, जनरली लोग यही यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यूज़ करना है ये वाला, सपोज़ करो कोई एक अलग फ़ॉन्ट ले लेते हैं। सपोज़ मुझे ये वाला यूज़ करना है, ठीक है? लोरा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है बटन, गेट फ़ॉन्ट करना है, गेट एम्बेड कोड क्लिक करना है, और इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको लिंक टैग्स, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है और इसको हेड में
कॉपी पेस्ट कर देना है हेड पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो फ़ॉन्ट का नाम है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको निकाल देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। देखो इसका ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है। ऑलराइट, सो ऐसे करके आप और भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक और ऑप्शन है इंपोर्ट का, तो यहाँ पे इंपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे स्टाइल टैग में इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लिंक नहीं चाहिए, तो निकाल देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। इसको स्टाइल टैग में ऐसे इंपोर्ट कर दो, तो भी देखो काम कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है फ़ॉन्ट स्टाइल। अगर आपको फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इटैलिक बनाना है, तो उस केस में जनरली फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ किया जाता है। यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल, तो देखो इसमें क्या-क्या ऑप्शन है, इटैलिक, नॉर्मल, ऑब्लिक। देखो जनरली लोग इसको इटैलिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये हो गया इटैलिक। और इसके अलावा और आता है देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये नॉर्मल ही होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल होता है। और अगर आपको चाहिए ऑब्लिक, ऑब्लिक भी थोड़ा इटैलिक जैसा ही दिखता है, ठीक है। तो जनरली ऑब्लिक यूज़ नहीं करता है, इटैलिक ही यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट देखते हैं फ़ॉन्ट वेट। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट वेट, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट यानी कि अगर आपको बोल्ड करना है फ़ॉन्ट को, मुझे अगर सपोज़ इसको बोल्ड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे फ़ॉन्ट वेट, ठीक है। तो अब देखो बोल्ड के लिए क्या-क्या ऑप्शन है, आप नंबर का भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे 100 से लेके 900 तक नंबर्स है, ठीक है। उसके बाद बोल्ड है, बोल्डर है, लाइटर है, ये वैल्यूज़ भी जनरली लोग यूज़ करते हैं बोल्ड, ठीक, ये बोल्ड हो गया, ठीक है। और अगर आपको नंबर यूज़ करने हैं तो नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, 100, 200, 300, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लाइन हाइट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा और टेक्स्ट ले लेता हूँ, के अलावा ये लॉरेम, और यहाँ पे लेता हूँ 30। यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारी लाइन बन गई, राइट? 1, 2 बहुत सारी लाइन है। अब लाइन के बीच में कभी-कभी हमको हाइट बढ़ानी होती है, कम करनी होती है, ठीक है? तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो लाइन हाइट। तो यहाँ पे आता है लाइन हाइट। देखो ये सारी चीज़ें आपने कभी-कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया रहेगा, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें की रहेगी, राइट? फ़ॉन्ट के साथ। तो लाइन हाइट सपोज़ करो मुझे यहाँ पे मैं 10 दे देता हूँ, 10 पिक्सल देता हूँ। देखो लाइन हाइट एकदम कम हो गई, सारे वर्ड एक-दूसरे के ऊपर चिपक गए। मैं यहाँ पे देता हूँ 40, ठीक है? तो अब देखो थोड़ा-सा बढ़ गया, मैं 100 दे चलो। अब देखो लाइन के बीच में कितना ज़्यादा हाइट बढ़ गया। लेकिन आपको ऐसे पिक्सल में एक्चुअली नहीं देना है लाइन हाइट को, यहाँ पे आपको ऐसे देना है 1, ठीक है? या फिर 1.5, 1 या फिर ऐसे 2 दे सकते हो। तो ऐसे नंबर्स देने हैं आपको 1, 2, 3, ठीक है? तो इस ठीक है, पिक्सल में नहीं देना आपको, लाइन वैसे दे सकते हो, पिक्सल में भी वैल्यूज़ चेंज होती है, लेकिन पिक्सल में देना है 1, 2, 3 ऐसे देना है, या पॉइंट में भी दे सकते हो, ऑलराइट। नेक्स्ट इसके बाद आता है लाइन टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए आता है टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट करके ऑप्शन आता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए सब कुछ निकाल देता हूँ, ठीक है। मेरे पास सपोज़ ये है, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड अलाइन होता है। अगर आपको सेंटर अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, तो उसके लिए एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन, इसके अंदर देखो क्या-क्या ऑप्शन है, सेंटर, एंड, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट, स्टार्ट, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं सपोज़ यहाँ पे इसको सेंटर करता हूँ, देखो सेंटर में अलाइन हो गया। राइट अलाइन करता हूँ तो राइट हो जाएगा, ठीक है। और जस्टिफाई आपको मैंने ऑलरेडी बताया था जब एचटीएमएल पढ़ाया था। जस्टिफाई यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लेता हूँ, ठीक है। और ये जो लाइन हाइट है इसको निकाल देते हैं, कुछ नहीं देते, टेक्स्ट लाइन में कुछ नहीं देते। देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो जो लेफ्ट साइड है प्रॉपर्ली दिख रहा होगा कि ये प्रॉपर्ली जो टेक्स्ट है सारे अलाइन्ड है, लेफ्ट साइड में प्रॉपर अलाइन्ड है। लेकिन राइट साइड में अब देखो ये अंदर है, ये बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर है। मतलब प्रॉपर्ली अलाइन नहीं, ऊपर-नीचे, राइट? आपको क्या करना है, यूज़ करना है टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। तो इसका पहले फ़ॉन्ट साइज़ रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है? तो इसका मैं यहाँ पे ये फ़ॉन्ट साइज़ निकाल देता हूँ और ये भी निकाल देते हैं चलो। या फिर यहीं से फ़ॉन्ट साइज़ कम कर लेते हैं चलो, इसको ना 1 वीएस दे देते हैं, बहुत कम हो गया। 5 देते चलो। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ कम किया, अब आपको समझेगा। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में भी सब कुछ अलाइन हो गया, अलाइन टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई से, और राइट साइड में भी देखोगे तो सब कुछ प्रॉपर्ली अलाइन्ड हो गया। ठीक है? तो जस्टिफाई इसके लिए यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट डेकोरेशन, दिस इज़ द लास्ट वन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करता है, सॉरी टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी है। टेक्स्ट डेकोरेशन जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक एंकर टैग ले लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे एंकर टैग लेता हूँ। आपको पता है एंकर टैग हम लोग लिंक बनाने के लिए यूज़ करते हैं, राइट? तो टेक्स्ट डेकोरेशन किस काम आता है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे जो ये लिंक है, राइट? एक लिंक है, यहाँ पे हमेशा देखोगे तो एंकर टैग में अंडरलाइन होता है, तो कभी-कभी हमको अंडरलाइन नहीं चाहिए रहता है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ए टैग लेता हूँ एज़ अ सिलेक्टर, और यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहाँ पे आप दे दो नन।
देखो यहाँ पे अंडरलाइन चलेगा, ठीक है? इसके अलावा और भी ऑप्शन है आपके पास, जैसे कि यहाँ पे अ, ओवर अंडरलाइन चाहिए आपको कहीं पे, तो आप अंडरलाइन डाल सकते हो। यहाँ पे भी देखो टेक्स्ट डेकोरेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसमें सब में अंडरलाइन चाहिए, तो यहाँ पे आप अंडरलाइन डाल दो, ठीक है? सब में अंडरलाइन हो गया। इसके अलावा भी और भी है, लाइन थ्रू है, ठीक है? आपको सपोज़ टू डू लिस्ट बना रहे हो, कुछ भी तय हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसको कट करना है, तो उसके लिए से ऐसे। उसके बाद आता है आपका ओवरलाइन, ऊपर से लाइन चाहिए आपको, तो ये सारे ऑप्शंस हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म। तो कभी-कभी आपको सपोज़ चाहिए कि आपको अपर केस में चाहिए, लोअर केस में चाहिए, कैपिटलाइज़ चाहिए, तो केस में आप टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म यूज़ कर सकते हो। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म और सब कुछ अपर केस में कर देता हूँ। देखो सारी वैल्यूज़ अपर केस में हो गई। और अगर आपको कैपिटलाइज़ चाहिए, हर एक लेटर कैपिटल में चाहिए स्टार्टिंग लेटर, तो उसको कैपिटलाइज़ करके, लोअर केस में चाहिए लोअर केस में। ऑलराइट, दैट्स इट। इतना ही था टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और टेक्स्ट स्टाइलिंग के लिए। ठीक है, हम लोगों ने सारे ऑलमोस्ट सारे प्रॉपर्टीज पढ़ लिए टेक्स्ट के लिए। नाउ आपके लिए असाइनमेंट है, आपको क्या बनाना है, एक पर्सनल इंट्रो पेज बनाना है। ठीक है, इसके अंदर ये स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे ये नोट्स आपको मिल जाएगा लिंक में अब। ठीक है, तो पर्सनल इंट्रो पेज बनाना है, इसमें ये सारी जो चीज़ें हैं, आपको मेन हेडिंग बनाना है, सब हेडिंग बनाना है, पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, उसके बाद हाइलाइटेड सेंटेंस लिखना है उसमें। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताया, ये आपको ऐसे करना है। ठीक है, बोनस टिप्स ये है कि अगर आप रिस्पॉन्सिव फ़ॉन्ट साइज़ को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो यूज़िंग क्लैम्प और वीडब्ल्यू करके आता है, व्यू पोर्ट विड्थ। क्लैम्प मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन अगर आप रिसर्च करके बनाओगे तो बेटर रहेगा, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या-क्या करना है, यहाँ पे एक चेकलिस्ट दिया है, ऑलराइट? इसके इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या-क्या करना है, तो ये आपको खुद से करना है। और आपको पोस्ट करना है कहाँ पे आपको पता है, ठीक है? लर्न इन पब्लिक कर रहे हो, आई होप सो। तो आपको पोस्ट करो जहाँ पे भी आप यूज़ कर रहे हो इसको, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, उसको पोस्ट करो। प्लस अपना डिस्कॉर्ड सर्वर है, वहाँ पे भी जाके पोस्ट करो और इसको गिटहब पे पुश करो और इसका लिंक जो है डिस्कॉर्ड सर्वर पे पोस्ट करो, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन